आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम व्याकरण के उस बिंदु पर चर्चा करेंगे जो कि हिंदी व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जो है कारक। इसे अंग्रेजी में प्रीपोजिशंस कहा जाता है। हमने पिछली कक्षाओं में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया इसके बारे में जानकारी प्राप्त किया। अब हम देखते हैं कारक। कारक क्या है, इसकी क्या परिभाषा है, इसके कितने भेद है, ये सारी चीजों को हम उदाहरण के साथ इस कक्षा में जानेंगे। तो पहला, क्या परिभाषा है कारक, इसका क्या मतलब है, इसकी क्या परिभाषा है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उस वाक्य के किसी अन्य शब्द के साथ संबंध दिखाया जाता है उसे हम कारक कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्द के साथ दिखाया जाता है। ध्यान दीजिए, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप को उसका संबंध या उसका संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्द के साथ दिखाया जाता है उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। कारक में 8 भेद है, 8 मतलब 8 भेद है। वो पहला है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कितने भेद है, 8 भेद है। वो है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादन कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो एक एक करके इसके बारे में उदाहरण सहित हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है कर्ता कारक। क्रिया में हमने देखा जो भी क्रिया करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। जैसे पिछले इसमें हमने देखा राम पुस्तक पढ़ता है, पढ़ना जो क्रिया है वो राम कर रहा है, इसलिए राम एक कर्ता है। तो यहाँ पर कर्ता कारक क्या है, हम फिर से वही वाक्य को लिखेंगे, राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी। यहाँ पर पढ़ना क्या है, पढ़ना एक क्रिया है, पढ़ना एक क्रिया है और कर्ता कौन है, कर्ता राम है। और क्रिया और कर्ता, ये क्रिया है ये कर्ता है। क्रिया और कर्ता में संबंध बताने के लिए जो कर्ता के साथ जिस शब्द का प्रयोग किया गया है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है ने, कर्ता के साथ लिखा गया है और वो इसकी क्रिया के साथ के संबंध को बता रहा है, तो इसे हम कर्ता कारक कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर राम कर्ता है, कर्ता के साथ जिस शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी यहाँ पर जो भी क्रिया है उसके साथ बाकी शब्दों के साथ संबंध बताने के लिए यहाँ पर ने का प्रयोग किया गया है, इसे कर्ता कारक कहते हैं। राम ने पुस्तक पढ़ी, ये ने क्या है, कर्ता कारक, ने कर्ता कारक है। दूसरा कर्म कारक, जब क्रिया का फल जिस पर पड़ता हो, क्रिया का फल जिस पर पड़ता हो। अभी राम ने कुत्ते को मारा, राम ने कुत्ते को मारा। यहाँ फिर से मारना एक क्रिया है ना, मारना एक क्रिया है। तो कर्ता कौन है, कर्ता राम है, कर्ता राम है। यहाँ पर ने क्या है, कर्ता कारक है। तो यहाँ पर जो राम ने जो क्रिया किया है, राम ने मारा है, किसको मारा है, कुत्ते को मारा है। तो इस क्रिया का फल किस पर पड़ा, मारने की क्रिया का फल किस पर पड़ा, कुत्ते पर पड़ा। तो इसके साथ जो भी शब्द यहाँ पर दिया गया, कारक दिए गए को, ये कौन सा कारक है, कर्म कारक है। राम ने कुत्ते को मारा, मारने का जो क्रिया है वो कुत्ते पर पड़ा है, उसका फल कुत्ते पर पड़ा है। तो यहाँ पर जो भी शब्द का प्रयोग किया गया है ये कारक कौन सा कारक है, कर्म कारक है। समझ गया। तो यहाँ पर राम ने कुत्ते पर, ने क्या हुआ, कर्ता कारक, क्रिया का फल किस पर पड़ा, कुत्ते पर। तो इस पे क्रिया का फल जिसका
पर पड़ता है, उसका बोध हो, यानी टेको को यहाँ पर क्या हुआ, कर्म कारक। अभी दूसरा करण कारक, क्रिया करने का साधन, किससे आपने क्रिया किया। तो यहाँ पर मोहन ने लकड़ी से बिल्ली को मारा। मोहन ने लकड़ी से बिल्ली को मारा। यहाँ पर एक पूर्ण वाक्य मैंने लिखा है, तो यहाँ पर फिर से आप देखिए, मोहन क्या है, कर्ता, और यहाँ पर बिल्ली मारना क्रिया है। मारने की क्रिया किस पर पड़ा है, बिल्ली पर पड़ा है। तो मोहन ने बिल्ली को मारा, किससे मारा, लकड़ी से मारा। लकड़ी ये क्रिया करने का साधन है। अध्यापक बोर्ड पर लिखते हैं, किससे लिखते हैं, चौक से लिखते हैं। वो जो लिखने की क्रिया है, वो क्रिया किससे संपन्न होती है, उसके जो बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, करण कारक। तो यहाँ पर मोहन ने लकड़ी से बिल्ली को मारा। मारना क्रिया है, क्रिया का फल किस पर पड़ा, बिल्ली पर पड़ा है। क्रिया करने वाला कौन है, मोहन है, और उसने मारा किससे, लकड़ी से। मारने के लिए या किसी क्रिया को करने के लिए जिस साधन का उपयोग होता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे मैंने अभी कहा, अध्यापक बोर्ड पर लिखते, या अध्यापक किताब पर लिख रहे हैं। किससे लिख रहे हैं, कलम से लिख रहे हैं। यहाँ पर कलम क्या है, कलम लिखने की जो क्रिया है उसे करने का साधन है। लिखने की क्रिया करने का साधन क्या है, कलम है। तो कलम से ये क्या हुआ, करण कारक, यानी क्रिया को करने का जो भी साधन है, साधन के साथ जो भी कारक का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, करण कारक। आगे संप्रदान कारक, यानी क्रिया किसके लिए किया जाता है। अगर कोई क्रिया किसी के लिए किया जाता है तो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। तो यहाँ पर पिताजी बच्चों को या बच्चों के लिए मिठाई लाते हैं। पिताजी बच्चों के लिए मिठाई लाते हैं, यानी यहाँ पर क्या है, पिताजी ने क्या किया, मिठाई लाई। मिठाई लाना वो एक क्रिया है, उन्होंने मिठाई लाई, किसके लिए लाई, बच्चों के लिए। तो ये क्रिया उन्होंने किसके लिए किया है, बच्चों के लिए किया है, के लिए, या बच्चों को दिया। पिताजी ने किताब बच्चों को दिया। देना एक क्रिया है, उन्होंने किसको दिया, बच्चों को दिया। अध्यापक ने बच्चों को किताबें दी या पुस्तकें दी, किसको दी, बच्चों को दी, विद्यार्थियों को दी। तो यहाँ पर जो क्रिया किसके लिए किया जाता है, उसका जो कारक है उसे के लिए, यानी ये एक संप्रदान कारक है। तो क्रिया किसके लिए किया जाता है, उसके लिए जो भी कारक का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, संप्रदान कारक। आगे अपदान कारक। अपदान कारक ये यहाँ पर भी से दिया गया है। अभी आप उलझन में पड़ जाओगे, क्योंकि से यहाँ भी है ना, यहाँ भी करण कारक में भी से है और अपादन कारक भी, अपदान कारक में भी से है। तो ये दो से जो है इसे आप कैसे देख, मतलब कैसे पहचानोगे, कौन सा से, या वो करण कारक है या अपदान कारक है, कैसे उसे पहचानोगे। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल। यहाँ पर से का क्या मतलब होता है, जिस क्रिया को करने का साधन। लेकिन यहाँ पर अपदान कारक में अलग होना, ये एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग होने के लिए यहाँ पर से का प्रयोग होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, या पेड़ से पत्ता गिरा।
पेड़ से पत्ता गिरा, यानी पेड़ से पत्ता क्या हुआ है, अलग हुआ है। पिताजी सुबह ही घर से निकले, यानी पिताजी क्या किया उन्होंने, सुबह ही वो घर से बाहर गए, घर से अलग हो गए। यानी किसी वस्तु का किसी अन्य वस्तु से अलग होने के लिए जब से का प्रयोग होता है वो क्या है, अपदान कारक। किंतु यहाँ पर जो से है वो क्या है, क्रिया को करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है, तब जिस से का जिस कारक का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, करण कारक। उम्मीद है आपको ये समझ में आया है अच्छे से, क्योंकि दो से में आपको कभी भी उलझन नहीं होनी चाहिए, आपको यहाँ पर कठिनाई पहचानने में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर से का मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्रिया को करने का साधन, जो क्रिया करते हो किस साधन से किया जाता है उसे पहचानने के लिए जिस कारक का या उसके साथ जिस कारक का प्रयोग होता है उसे हम से कहते हैं। लेकिन यहाँ पर से का मतलब है अलग होना, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, यानी अलग होना, पेड़ से पत्ते का अलग होना। और दूसरा क्या है, पिताजी सुबह ही घर से निकले, यानी घर से पिताजी अलग हो गए, वहां पर क्या हुआ, अपदान कारक। आगे संबंध कारक, ये बहुत ही हमेशा हर एक वाक्य में इसकी आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि संबंध जब दो शब्दों में, जब दो इंसानों में संबंध दिखाई देता है तब इस कारक का प्रयोग होता है। मोहन का भाई, मोहन का भाई, भाई पुल्लिंग है इसलिए यहाँ पर का प्रयोग किया गया है। अगर बहन होती तो यहाँ पर मोहन की बहन, मोहन की बहन। अगर बहुवचन होता तो मोहन के बाई, एक हो तो एक वचन, बहुत सारे हो तो बहुवचन, तो एक वचन में का प्रयोग होता है और बहुवचन में के का प्रयोग होता है। मोहन का बाई, मोहन के भाई यानी बहुत सारे भाई, और मोहन की बहन, क्योंकि बहन स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर की का प्रयोग किया गया है। अगर बहुवचन होता मोहन के भाई, मोहन के भाई, और री और रे का प्रयोग होगा मेरी पुस्तक, क्योंकि पुस्तक स्त्रीलिंग है इसलिए मेरी पुस्तक, मेरे दोस्त, दोस्त क्या है, दोस्त बहुवचन है इसलिए मेरे दोस्त। यानी ये दो शब्दों में संबंध दिखाने के लिए जिस कारक का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। तो यहाँ देखिए मोहन और भाई को जोड़ने के लिए किस कारक का प्रयोग किया गया है, का, और मोहन और बहन इनको जोड़ने के लिए मोहन की बहन, क्योंकि बहन स्त्रीलिंग है इसलिए की का प्रयोग किया गया है। मोहन के भाई, भाई बहुवचन है इसलिए यहाँ पर के का प्रयोग किया गया है। मेरी पुस्तक, पुस्तक स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर मेरी पुस्तक। दोस्त बहुत सारे हैं, बहुवचन शब्द है तो यहाँ पर लिखा गया है मेरे दोस्त, यानी दो शब्दों के बीच में संबंध दिखाने के लिए यहाँ पर संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले वेद की तरफ। एक सातवां वेद है अधिकरण कारक, यानी किसी वस्तु को जिस आधार पर रखा जाता है या उसे हम पर या में, यानी ये अभी किताब मेज पर है यानी मेज के ऊपर है, तो अधिकरण किताब किसके आधार पर, इस मेज के आधार पर है, तो यहाँ पर इसे पर, मेज पर पुस्तक है, मेज पर पुस्तक है, मेज पर पुस्तक है। तो ये क्या है, अधिकरण कारक। पुस्तक किसके आधार पर है, पुस्तक इस मेज के आधार पर है, या कपाट में कपड़े रखे हैं, कपड़े कहाँ है, कपाट के अंदर है, कपाट के वो अंदर रखा हुआ है, मतलब आधार में है, उसके अंदर रखा हुआ है, इसलिए वहां पर में का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या हुआ, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक मतलब किसी के आधार पर, यानी किताब मेज पर रखा गया, पर मतलब ऊपर, आधार पर, तो इसे अधिकरण कारक कहा जाता है।
बुलाना हो, अगर आप कैसे बोलते, अरे वो इधर आइए, है ना, तो यहाँ पर संबोधन करना, किसी को पुकारना, किसी को बुलाना, अरे ओ ए जी सुनते हो, यानी ऐसे कुछ संबोधन के शब्द है। ओ अरे इधर आओ, यानी ये पुकारना, अरे इधर आओ, अरे इधर आओ। तो यहाँ पर संबोधन कारक में क्या है, बुलाना या किसी को पुकारना, संबोधन करना। अगर कोई दूर से है, आपको बुलाना है, तो आप कैसे बुलाओगे, अरे वो इधर आइए, तो ये अरे जो है वो संबोधन कारक में आता है। तो एक बार दोहरा देते हैं, कारक क्या है, कारक संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे संबंध के शब्द के साथ होता है, उसे हम कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में उसका जो संबंध है वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ होता है, उसे कारक कहा जाता है। उसमें कितने भेद है, 8 भेद है, कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध अधिकरण और संबोधन कारक। तो हमने एक एक करके यहाँ पर देखा है। कर्ता कारक में क्या आता है, ने यानी कर्ता के साथ, कर्म कारक यानी को, यानी क्रिया का फल किस पर पड़ता है, उसे हम को कहते हैं। और कर्ण कारक से इस प्रकार से, क्योंकि क्रिया करने का जो साधन है उसके लिए प्रयोग होता है। और संप्रदान कारक यानी क्रिया किसके लिए किया गया है उसके ऊपर है। अपदान कारक यानी अलग होना, जिस प्रकार से पेड़ से पत्ता गिरा, अलग होना। संबंध कारक यानी दो शब्दों के बीच के संबंध को बताने वाला शब्द। आगे अधिकरण कारक यानी वस्तु या किसी इंसान किसके आधार पर है उस पर संबंधित है। अंतिम है संबोधन कारक, यानी किसी को पुकारने में या किसी को संबोधन करने में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर पूरे के पूरे 8 कारक को आप समझ चुके हैं। उम्मीद है परिभाषा के साथ इन 8 वेदों को आप उदाहरण के सहित जान चुके हैं। धन्यवाद।